हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी जो कम्युनिटी के अंदर चैप्टर 13 न्यूट्रिशन उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो भाई इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुकिंग। तो भाई कुकिंग का तो बताइए अभी कुकिंग जो है वो क्या होता है। तो खाना पकाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कुकिंग बोलते हैं। तो कुकिंग के बारे में क्या डिफाइन किया है उसके बारे में हम इसमें जानते हैं। कुकिंग इज एन आर्ट। तो कुकिंग क्या है, खाना पकाना क्या है, एक कला है। इट इज लिंक्ड विद द डाइटरी हैबिट एंड द कल्चरल पैटर्न ऑफ द पीपल। तो भाई ये जो हमारी जो कुकिंग होती है, जो खाना बनाने की जो कला होती है, वो हमारी आदतों के साथ भी जुड़ी हुई होती है। और हमारी जो संस्कृति होती है, हमारी जो संस्कृति और स्वरूप होता है संस्कृति का, उसके साथ ही जुड़ी हुई होती है। तो बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा रिलेटेड के लिए तो इसमें हमारा जाता है जैसे कि डाइटरी हैबिट और कल्चरल पैटर्न जो होता है लोगों का, उसी के हिसाब से हमारे जो कुकिंग की जो चीजें होती हैं वो हमारी पाई जाती हैं। तो इसमें जैसे कि इसमें बताया गया अभी कुकिंग क्या होती है, खाना पकाना मतलब कि क्या कैसा प्रोसेस होता है। तो इसमें बताया रेंडर इज द फूड इजी डाइजेस्ट। तो भी खाना पकाने की वजह से क्या हो जाता है, खाना जो है जल्दी पच जाता है। इट मेक ऑफ डोमेस्टिकेशन से इरेज। तो इसमें क्या होता है, भोजन जो है आसानी से पच भी जाता है और चबाना भी आसान हो जाता है। पका हुआ खाना जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो जो है चबाना आसान हो जाता है। इट ऑफ द न्यू फ्लेवर एंड देयर बाय द सेटिंग डाइजेस्टिव जूस। तो भी ये जो उसका जो फ्लेवर है, यानी कि जो स्वाद होता है वो भी नया हो जाता है और जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो भी सेटिंग हो जाता है। यानी कि जो हमारा पाचन जो जूस होता है वो भी उत्तेजित हो जाता है, खाना पचाने में भी अच्छा होता है और खाना चबाने में भी अच्छा हो जाता है। और इसके साथ साथ इट स्टरलाइज फूड बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द पैरासाइटिक ओवा एंड एग्स। तो भी हमारा जो जो फूड होता है, जब उसको पकाते हैं तो भोजन जो स्टरलाइज हो जाता है। उसके अंदर जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव या फिर हमारे जो परजीवी के जो अंडे एग्स वगैरह होते हैं, और उन सभी को स्टरलाइज किया जाता है, यानी कि वो सभी मर जाते हैं और बीमारियों से बचाव हो जाता है। तो रोगाणु वगैरह जो खत्म हो जाते हैं खाना पकाने से। उस खाने के अंदर जो हमारे रोगाणु होते हैं वो भी हमारे किल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया है इंट्रोड्यूस वेराइटीज। तो भाई हमारी जो वेराइटीज भी बहुत सारी बन जाती हैं जो खाना बनाते हैं। तो एक ही तरीके का खाना नहीं, अलग अलग वैरायटी हो जाती है। दैट इज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज कैन बी द प्रिपेयर्ड विद द सेम इंग्रेडिएंट। तो भी सेम इंग्रेडिएंट यानी कि एक ही चीज है, यानी कि आटा ही है तो आटे से बहुत सारी वैरायटी में बहुत सारी डिशेज बनाई जा सकती है। मीठे में भी, नमकीन में भी, रोटी भी बना सकते हो। ठीक है, या कुछ और भी डिश उसकी बनाई जा सकती है। तो खाना पकाते हैं तो अलग अलग डिश हमारी तैयार की जा सकती है एक ही इंग्रेडिएंट से। तो गुड कुकिंग इंक्रीज एंड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड। तो भी हमारा जो अच्छा खाना होता है वो पकाने की जो होती है, यानी कि भोजन की जो स्वीकार्यता बढ़ती है। यानी कि अच्छा अगर पकाया गया तो भोजन जो है खाना सब पसंद करेंगे, भोजन को सभी अच्छा महसूस करेंगे उसे लेकर के। देयर बाय द कुकिंग में लीड रिजेक्शन इन इवन हाई न्यूट्रिशन फूड। तो भाई जबकि जो खराब खाना पकाने से अत्यधिक क्या हो जाएगा, एक तो पौष्टिक भोजन जो होता है वो भी अस्वीकार्य हो जाता है। लेकिन मतलब कि अच्छे से अच्छा खाना है, अगर उनका स्वाद अच्छा, पकाया अच्छे से गया है तो वो खाया अच्छे से जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। और अगर पौष्टिक तत्व वाला भी खाना है, अगर वो पकाया अच्छे से नहीं गया है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन वाला फूड है वो भी वेस्ट हो जाएगा अगर आपने पकाया अच्छे से नहीं है। तो कुकिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये एक तरीके की कला मानी जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया हम इसमें देखेंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो खाना पकाने के जो हमारे मेथड होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, किस किस मेथड से हम खाना बना सकते हैं। तो भाई सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर आ जाता है वो है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग का तो आपको पता ही होगा, बॉइलिंग मीन होता है कि भोजन जो होता है उसको बॉइल करना, उसको उबालना। जैसे कि तो जब बॉइलिंग आ जाता है, कुकिंग इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो अभी जो खाना उबालना हम बोलते हैं उसका जो तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको फ़ारेनहाइट में अगर देखेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा खाना जो उबाला जाता है उसे क्या कहते हैं, खाना पकाना या उबलना कहते हैं खाने को। जैसे कि राइस है, दाल है, पल्स है, रूट्स है, ट्यूबर्स एंड द अदर वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन द वे। तो इसमें जो हमारे चावल हैं या फिर दाल है, ठीक है, या हमारी वो तरीके की जो दालें हैं या जड़ वाली जो हमारी सब्जियां जैसे कि कंदमूल है, ये सब्जियां इसी तरीके से सारी की सारी जो है वो पकाई जाती हैं। तो बॉइलिंग इज एक्सेस ऑफ वाटर मैनी रिजल्ट इज लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो भाई जो हमारी जो अधिक पानी में अगर हम सब्जियों को उबालते हैं, यानी कि अधिक पानी में उबालने से हमारे सारे के सारे सब्जियों में से विटामिन और जो खनिज जो होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। देयरफॉर इट इज द जनरल रूल दैट द बॉइलिंग शुड बी डन यूजिंग मिनिमम अमाउंट्स ऑफ वाटर। तो भाई इसमें जो रूल होता है वो हमारा ये होता है कि सामान्य नियम ये है कि जो हम उबाल रहे हैं ना किसी भी सब्जी को, तो कम से कम पानी का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो जितना कम से कम पानी का प्रयोग होगा उतने विटामिन और खनिज जो है वो हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सिमरिंग। तो भाई सिमरिंग का मतलब हो जाता है कि धीमी आंच पे खाना बनाना। ठीक है, सिमरिंग का हो जाता है बिल्कुल हल्की हल्की मंदी आंच, जो लो आंच के ऊपर जो हमारा खाना बनाया जाता है वो। ठीक है, कुकिंग बिलो द बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसमें खाना पकाना यानी कि इसमें जो हमारा जो तापमान होता है, यानी कि कम तापमान पर जो होता है, यानी लगभग हमारा 84 डिग्री सेल्सियस पर खाना पकाना, यानी कि धीमी आंच पर खाना पकाना कहलाया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा किस पर पकाते हैं, हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो उबाल आता है और बिल्कुल 80 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम खाना बनाते हैं तो वो हमारा क्या बोला जाएगा, सिमरिंग बोला जाएगा, यानी कि धीमी आंच पर खाना पकाना बोला जाएगा। मीट एंड फिश आर बेस्ट कुक्ड बाय द सिमरिंग। तो भाई जो मीट होते हैं या फिर जो मछली होती है वो सबसे अच्छी रहती है जो कि धीमी आंच पर अगर वो पकाई जाती है तो।
ठीक है, क्योंकि तापमान जो होता है, क्योंकि ज्यादा तापमान जो होता है वो मांस जो हमारा होता है, मीट जो होता है उसके अंदर पाए जाने वाले जो रेशे होते हैं ना वो उससे सख्त हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज द हाइयर टेम्परेचर इज फाइबर ऑफ द मीट आर हार्डन। तो वही जो मीट जो होता है उसके अंदर पाए जाने वाला जो रेशा होता है, जो फाइबर होता है वो हार्ड हो जाता है अगर उसको ज्यादा अधिक आंच पर पकाया जाता है, तो इसलिए लो और धीमी आंच पर मांस को पकाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 3 में आ जाता है स्टीमिंग। तो स्टीमिंग होता है भाप के अंदर जो पकाई जाती है हमारी चीजें, द कुकिंग बाय द ईट ऑफ डिफरेंट स्टीम। तो भाई हमारी जो भाप से जो पकाना होता है, ये सीधे भाप की गर्मी से हमारा खाना पकाना होता है, तो ये हमारा स्टीमिंग करना बोला जाता है। डायरेक्ट स्टीम हम देते हैं इसमें। प्रिंसिपल ऑफ द एम्प्लॉयड इन प्रेशर कुकर, जैसे कि एक सिद्धांत है जिसमें प्रेशर कुकर वगैरह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर का उपयोग लगभग सभी घरों में ये हमारा होता है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रेशर ऑफ द स्टीम, द टेम्परेचर अटेंड इज हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकिंग इज द बेटर मेथड ऑफ द कुकिंग सेंस ऑफ द सेव न्यूट्रिएंट फ्यूल एंड टाइम। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा प्रेशर कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर के अंदर जो हमारा खाना बनाया जाता है, भाप का जो हमारा प्रेशर जो बढ़ता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से हमारा अधिक होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक तापमान हो जाएगा तो प्रेशर कुकर का जो खाना पकाने की बहुत ही ज्यादा बेहतर विधि हमारी मानी जाती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व है, ईंधन और समय सारी की सारी चीजों की बचत होती है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भी बचेंगे, फ्यूल यानी कि हमारा ईंधन या गैस की भी बचत होगी और हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में हमारा खाना जो है जल्दी भी बनता है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसके अंदर बरकरार रहती है हमारे खाने की। ठीक है, तो ये 4 में हमारा आ जाता है स्टीविंग। ठीक है, तो इसमें हमारा स्टोविंग के अंदर हमारी आ जाएगी स्टोविंग जो है हमारा, ये हमारा कैसा मेथड होता है। स्टोविंग दिस मेथड डिफर फ्रॉम बॉइलिंग इन दैट। तो ये कैसा मेथड हमारा बताया गया है, ये जो विधि है उबालने के मायने में ये थोड़ी सी क्या है, भिन्न है, यानी कि अलग है, यानी कि है तो ये हमारी स्टीविंग यानी कि उबालने की विधि है, लेकिन अलग विधि है बॉइलिंग की। ठीक है, तो इसमें नंबर ए में इसको दिया गया, इसके पार्ट है कि ये अलग विधि है, तो इसमें क्या है ऐसा अलग। तो कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ लिक्विड इन यूज्ड। तो सबसे पहली इस विधि के अंदर सबसे पहली जो चीज होती है, इसमें कम मात्रा में जो है फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, तरल पदार्थ, आप तेल ले रहे हो या फिर पानी है या कुछ भी है, तो तरल पदार्थ जो भी आप लेंगे बॉईल करने के लिए उसकी बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, तो एक तो ये विधि हो जाती है। दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड लो डिग्री ऑफ हीट इज अप्लाइड यूजुअली अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस for steaming. The food is half covered with the liquid and as soon as reach boiling point the heat is reduced to make it simmer for the prolonged time. तो भाई इसमें जो दूसरी विधि है, दूसरी विधि के अंदर इन्होंने बताया है बी पार्ट के अंदर कि भी प्रोलॉन्ग्ड लो। तो भाई जो हमारा जो लंबी जो चीज इसके अंदर हमारी बताई गई है, यानी कि लंबे समय तक कम तापमान पर, यानी कि लंबे समय तक टाइम ज्यादा लेंगे लेकिन तापमान यानी कि गैस को बिल्कुल धीमा करके, तो समय जो है वो ज्यादा लगेगा लेकिन कम तापमान पर, आमतौर पर जो हमारी 80 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारा पकाया जाता है। और स्टू बनाने के लिए यानी कि स्टोविंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टू बनाने के लिए भोजन को आधा जो है तरल से ढक दिया जाता है। तरल से ढक दिया जाता है क्या क्या मतलब होता है, ऊपर कोई बर्तन रखा जाता है और उसमें पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो हाफ कवर्ड कर दिया जाता है, लिक्विड एज सून एज रिच बॉइलिंग पॉइंट। तो वही तरल से हमारा जो है ढक दिया जाता है और जैसे ही ये उबलने लगता है तो आंच जो है वो कम कर दी जाती है। ठीक है, जैसे ही पानी उबलेगा, जैसे लिक्विड में उबाल आएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, जो हीट जो होती है रिड्यूस मेक द सिमर ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड टाइम। तो जो हीट होती है वो कम कर दी जाती है ताकि लंबे समय तक धीमी आंच पर पकता रहे। तो हीट जो है कम कर दी जाएगी, तो उसके अंदर तो हीट है और स्टीम भी बनी हुई है, तो लंबे समय तक वो जो है पकता रहेगा अंदर ही अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी जैसे कि रिड्यूस हो जाती है और सिमिलर प्रोलॉन्ग टाइम ईच ऑफ द किलोग्राम ऑफ फूड अप्रोक्सीमेटली 7 लीटर ऑफ फ्लूइड ऑफ रिक्वायर्ड। तो इसमें जो हमारा लगभग बेहतर इसके मतलब कि अच्छे परिणाम के लिए अगर हम देखें तो लगभग 7 लीटर की आवश्यकता होती है अगर हमें अच्छे परिणाम देखने हैं और भाप को रोकने के लिए अच्छी तरीके से फिट होने वाले ढक्कन वाले जो हमारे बर्तन होते हैं उनका उपयोग करना है। ठीक है, तो लगभग हमारा क्या रहेगा, 7 लीटर का ये ध्यान देना है। बेटर रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वॉल फिटिंग यानी कि बहुत ही अच्छे फिट आने वाले जो ढक्कन होता है उससे भाप को रोकने का काम करेंगे। और भाप अच्छे से नहीं रुकेगी तो अच्छे से स्टीम या उबाल जो है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। द न्यूट्रिएंट व्हिच ऑफ द एसेट्स विद द stowing is the not lost but are present in the liquid which is served with a stew. Stewing is used to cooking meat. तो वही सबसे जरूरी बात इन्होंने ये बताई है कि जो स्टू बनाते समय जो भी पोषक तत्व निकल जाते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि जो स्टू हमारा होता है उसके साथ परोसे जाने वाले जो हमारे जितने भी हमारे लिक्विड होते हैं, लिक्विड जो होता है उसके अंदर वो मौजूद रहते हैं। और जो स्टू का उपयोग है वो मांस पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो स्टू जो है उसका उपयोग, वो जो एक उपकरण है प्रेशर कुकर की तरह, तो उसका उपयोग जो है वो मांस पकाने के लिए किया जाता है। स्टूविंग इज यूज्ड फॉर द कुकिंग मीट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है फ्राइंग। तो फ्राइंग हम नेक्स्ट में देखते हैं क्योंकि फ्राइंग जो होता है वो किस तरीके की कुकिंग हमारी रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है फ्राइंग। तो भाई फ्राइंग का क्या मतलब हो जाता है, फ्राइंग का मतलब हो जाता है तलना। तो तलना जैसे कि पूरी तली जाती है, पकौड़े वगैरह तले जाते हैं, तो वो हमारा फ्राइंग मेथड के अंदर आ जाता है।
तो दिस में बी ऑफ टू टाइप्स, तो इसमें जो है दो प्रकार से हमारा हो सकता है, स्लो एंड डीप फ्राई। तो स्लो तरीके से भी कोई चीज फ्राई की जा सकती है, तली जा सकती है, और डीप फ्राई बहुत ही जो मतलब कि ज्यादा गर्म करके जो हमारा फ्राई किया जाता है, तो दो तरीके इसके रहते हैं। स्लो फ्राइंग ऑफ सुटेबल फॉर कुकिंग फूड लाइक एग, ठीक है, ससवेज, और जैसे कि हमारे डोसा या फिर पर कुक्ड फूड्स जो हमारे रहते हैं, प्री कुक्ड यानी कि खाना जो कुक करने से पहले की जो चीजें होती हैं, तो इसके अंदर जो हमारा स्लो जो होता है, स्लो फ्राइंग जो हमारी की जाती है, तो स्लो फ्राइंग के अंदर हमारी जो चीजें आ जाती है, जैसे कि अंडा है, सॉसेज करना, डोसा वगैरह बनाना, तो ये पहले से पके हुए खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए उपयुक्त है। क्यों है उपयुक्त? वो इसीलिए पहले से पके हुए का क्या मतलब हो जाता है कि भाई जैसे उसके अंदर जो दाल इस्तेमाल की गई है, तो दाल में पहले सीटी मरवाई जाती है, दाल जो है वो बनी हुई है, कोई भी चीज होती है उसको पहले पका लिया जाता है, उसके बाद फिर से उसको फ्राई किया जाता है, तो पहले ही पके हुए खाने जो होता है हमारा, उसको पकाने के लिए, ठीक है। तो हमारा सॉसेज हो जाता है, डोसा वगैरह हो जाता है, या हमारा प्री कुक्ड यानी कि पहले से पके हुए जो खाने होते हैं, तो उनके लिए हमारा जो स्लो फ्राई जो मेथड होता है वो हमारा सही रहता है। इन डीप फ्राइंग फूड ऑफ द कम्प्लीटली ऑफ द इनरेस्ट इन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ हॉट ऑयल, तो भाई डीप फ्राइंग जो हमारा होता है, वो भोजन जो हमारा खाना जो होता है, उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में जो गर्म तेल होता है उसमें पूरी तरीके से डुबोया जाता है, जैसे कि समोसा हो गया है, पूरी हो गया है, पकौड़े हो गया, उस तरीके का रहता है, ठीक है। पूरी तरीके से पकौड़ा, बढ़ाई, कटलेट हमारे होते हैं आदि बनाने के लिए, ये हमारा सही रहता है। तो इसमें पकौड़ा है, पूरी है, बढ़ाई है, ठीक है, कटलेट वगैरह ये हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। इन डीप फ्राइंग द ऑयल शुड बी द सफिशिएंट हॉट, अदरवाइज फूड विल अब्जॉर्ब लॉट ऑफ ऑयल। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो डीप फ्राइंग में जो होता है ना, ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो ऑयल जो है तो सबसे ज्यादा मात्रा में इसको गर्म होना चाहिए अगर आपको डीप फ्राई करना है, तो ऑयल अगर गर्म नहीं होगा तो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा, और ऑयल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म होना चाहिए। और जो भी खाना हमारा होता है ना, उसमें बहुत सारा तेल जो है वो सोख लेता है। जब हम डीप फ्राई करते हैं किसी भी चीज को, तो जो भी हमारा भोजन होता है वो बहुत सारा जो ऑयल जो होता है उसको अपने अंदर सोख लेता है, तो ये हमारा फ्राइंग रहता है। और एक होता है हमारा स्लो फ्राइंग और एक होता है डीप फ्राइंग। तो डीप फ्राइंग में तो बिल्कुल उसके अंदर डुबकी लगवा के और तब हमारा बनाया जाता है, जो कि बहुत सारे ऑयल को खींच लेता है, तो ज्यादा ऑयली जो खाना होता है वो हमारा फ्राई किया हुआ खाना जो होता है वो ज्यादा ऑयली पाया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा बेकिंग। तो बेकिंग हमारा किस तरीके का रहता है, बेकिंग इज, तो इसमें हमारा नहीं, सबसे पहले हमारा आ जाता है बेकिंग, इससे पहले हमारा रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग होता है भूनना किसी चीज को। फूड ऑफ द सिमेड विद ए लिटिल फैट एंड द एक्सपोज डायरेक्टली टू हीट ऑफ फ्लेम। तो भी अगर हम किसी चीज को भून रहे हैं, तो जो हमारा खाना होता है थोड़ी सी उस पर चिकनाहट लगाई जाती है, यानी कि क्या लगाया जाता है, लिटिल फैट, यानी कि चर्बी या चिकनाहट, जो फैट वगैरह बोल देते हैं उसको, घी वगैरह, तेल वगैरह भी अगर हम लगाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा चिकनाहट लगाया जाएगा, चर्बी लगाई जाएगी, और सीधे गर्मी या आग के संपर्क में उसको रख दिया जाता है, सीधा यानी कि गैस के ऊपर सीधा इसको रख दिया जाता है, रोस्ट करते हैं जब हम किसी चीज को भूनते हैं तो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सीधी जो गर्मी है जो आग उसके संपर्क में जाते ही वो कैसे हो जाएगा, जैसे कि ये हमारे जो रोस्टेड वाला जो सिस्टम होता है, ये किस खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चिकन वगैरह बनाते हैं और टेंडर मटन वगैरह बनाते हैं, तो उन चीजों के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो चिकन और मटन जो होते हैं वो हमारे रोस्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर फैट लगाया जाएगा और सीधा उनके टुकड़े करके, और देखा होगा तुमने ग्रिल में उसमें एक लोहे की पाइप उसमें वो तार उनके अंदर डाल दिया जाता है और सीधा आंच के ऊपर रख दिया जाता है, तो वो रोस्टेड करना हो जाता है हमारा। चिकन और मटन इसी तरीके से पकाया जाता है, और इसे इसे बारबेक्यू बोला जाता है, ठीक है। ये जो ऐसे ये जो मेथड होता है ना हमारा चिकन और मटन को पकाने का, उसको बारबेक्यू बोला जाता है, ये मेथड का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेकिंग। तो बेकिंग क्या हो जाता है, बेकिंग जो हो जाता है, बेकिंग इज कुकिंग फूड बाय द ड्राई हीट, इट इज द डन इन द हॉट एयर ओवन। तो बेक जो हमारा किया जाता है, ये हमारी जैसे कि जो गर्म उष्मा होती है, यानी कि गर्म जो हमारी हीट जो हो जाती है, हॉट एयर यानी कि गर्म हवा जो हमारी हो जाती है, तो वो उससे पकाए जाने वाला खाना पकाए जाने वाला एक प्रोसेस होता है ये बेकिंग का, जिसमें गर्म हवा के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो इसमें जो गर्म हवा वाले जो ओवन जो होता है उसके अंदर ही हमारा खाना पकाया जाता है। तो ओवन में क्या होता है, भोजन को जो है गर्म हवा से घेर दिया जाता है पूरा का पूरा। अब क्या करते हैं, ओवन के अंदर खाना रखेंगे और फिर उसको बंद कर देंगे, तो फूड इज अनक्लोज्ड बाय हॉट एयर सो दैट इज गेट हीट फ्रॉम आउटसाइड, द कुकिंग टेम्परेचर में वेरी। तो इन्होंने बताया है कि जो ओवन जो होता है उसमें क्या होता है, गर्म भोजन को जो है गर्म हवा से घेर दिया जाता है, अंदर रखोगे दरवाजा उसका बंद कर दिया जाता है फिट बिल्कुल, और गर्म हवा जो होती है वो जो है खाने को अच्छे तरीके से घेर लेती है, ठीक है, जिससे उसके चारों ओर जो है क्या हो जाती है, गर्मी गर्मी हो जाती है, गर्म हवाई हो जाती है। तो इसमें पकाने का तापमान जो है वो अलग अलग हो सकता है, टेम्परेचर जो है वो अलग अलग सेट कर सकते हैं अलग अलग चीज के लिए। आलू आप बेक कर रहे हो तो उसके लिए अलग हो सकता है, या फिर कुछ और आप उसके अंदर रख रहे हो तो उसके लिए अलग हो सकता है, केक रख रहे हो तो उसके लिए अलग हो सकता है। तो टेम्परेचर अलग अलग सेट हो जाता है, बस उसमें क्या होता है, जो हमारी हीट एयर होती है वो उसको चारों तरफ से घेर लेती है और वो उसको बेक करने का काम करती है। तो ये हमारा है 7वां कुकिंग मेथड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई जो हमारा ओवन जो होता है उसके अंदर जो हमारा टेम्परेचर सेट किया जाता है वो 250 से 500 डिग्री तक हमारा जो टेम्परेचर होता है वो इसके अंदर रखा जाता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हमारा टेम्परेचर इसके अंदर रखा जाएगा। बेकिंग इन द एक्सपेंसिव एंड द स्लो मेथड ऑफ कुकिंग। तो ये जो बेकिंग का जो हमारा जो प्रोसेस होता है ये महंगा भी होता है और धीमे खाना पकाने की विधि हमारी ये पाई जाती है। तो इसलिए क्योंकि जो हमारा ओवन जो होता है वो थोड़ा सा महंगा आता है, ठीक है, एक्सपेंसिव भी होता है और हमारा क्या करता है, ये खाने को धीरे भी पकाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है
ब्रॉयलिंग ऑफ ग्रिलिंग। ठीक है, ब्रॉयलिंग ऑफ ग्रिलिंग मेथड हमारा कौन सा होता है? इट इज द कुक बाय द डायरेक्ट ड्राई हीट। तो भाई इसमें जो ग्रिलिंग की जाती है ये हमारा सीधी सूखी गर्मी का खाना, सूखी गर्मी से खाना पकाना होता है, यानी कि सीधा आंच पे खाना पकाना हमारा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉयलिंग या ग्रिलिंग बोला जाता है। इट कैन बी डन आइदर इन ए ग्रिल और heavy pan and the direct on flame. It is very quick method of cooking. Only very tender food can the grilled by the kebab, cheese, ठीक है, टमाटोज और ब्रेंजेस। तो वही जो हमारा के अंदर जो हमारा हो जाता है, जो ग्रिल करते हैं या फिर हम ब्रोलिंग बनाते हैं, तो इसमें ग्रिल और जो भारी पैन यानी कि भारी कढ़ाई रखी जाती है उसके सीधी आग पर हम रखते हैं, और आग पर रखने के बाद खाने की जो हमारी सबसे तेजी से खाने को भूनने वाली या पकाने वाली विधि हमारी ये होती है। तो इसमें बहुत ही नरम खाद्य पदार्थ को ग्रिल कर लिया किया जा सकता है, जैसे कि कबाब यानी कि मांस के अंदर हमारे आ जाता है कबाब वगैरह, चीज वगैरह, ठीक है, चीज यानी कि पनीर वगैरह को जैसे हम भूनते हैं, और टमाटर और बैंगन, तो टमाटर और बैंगन को जैसे ये मांस के ऊपर रखते हैं सीधा डायरेक्ट गैस के ऊपर भी रख देते हैं, उसका छिलका जो फटाक से उतर जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड होता है इसको हम बॉर्लिंग और ग्रिलिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है इफेक्ट ऑफ कुकिंग। तो भाई खाना पकाने के जो इफेक्ट होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, उनके अंदर क्या शामिल होता है, क्या उसके अंदर नुकसान होता है, क्या फायदे होते हैं, वो इसमें हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है डाइजेस्टिबिलिटी। ठीक है, तो भाई खाना पकाते हैं हम, डाइजेस्टिबिलिटी का मतलब हो जाता है कि भाई खाने को पचाने की जो क्षमता होती है उसके बारे में बात हुई है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पज ऑफ कुकिंग फूड इज टू इंक्रीज digestibility in the search of the granules absorb water, swell up and the burst the connective tissues of meat and fish of the soft meat which help in digestion। तो डिसेबिलिटी का मतलब यानी कि खाना पचाने की क्षमता के बारे में इन्होंने बताया है कि फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पज, तो सबसे पहला और जो सबसे जरूरी जो हमारा जो उद्देश्य होता है खाने को बनाने का, ठीक है, तो खाने जो हमारा खाना होता है सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि पाचन क्षमता बढ़ जाए खाने की, जो खाना जो है वो हमारा आसानी से पच जाए। तो यही हमारा सबसे जो मेन उद्देश्य हम लेकर के चलते हैं कि खाना हम कच्चा नहीं खाएंगे, पका के खाएंगे, क्योंकि खाना जो है वो अच्छी तरीके से हमारा अंदर जा करके पच जाए। ठीक है, तो डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो उसकी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, स्टार्च ग्रेनुअल्स अब्जॉर्ब, तो स्टार्च जो होता है इसमें, तो स्टार्च ग्रेनुअल्स जितने भी हमारे होते हैं, स्टार्च के अंदर हमारा क्या आ जाता है, स्टार्च के जो कण होते हैं उनको पानी को जो है वो सोख लेते हैं। ठीक है, वो फूल जाते हैं और फट जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। ठीक है, फूल जाएंगे यानी कि स्वेल हो जाएंगे, स्टार्च जो ग्रेनुअल्स होते हैं वो पानी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे, फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट यानी कि वो फट जाएंगे। द कनेक्टिव टिश्यू टू मीट एंड फिश सॉफ्टनर, तो इससे क्या हो जाएगा, जो मांस और जो मछली है उनके जो जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है वो फिर क्या हो जाएंगे, नरम हो जाते हैं, सॉफ्टनर हो जाते हैं। मांस और मछली के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, नरम हो जाएंगे। विच हेल्प इन डाइजेशन, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें जो पाचन जो प्रक्रिया उसमें सहायता मिलेगी, जो मांस मछली जो खाई जाएगी वो अच्छे से बॉडी में जाकर के पच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द पैरासाइटिस। ठीक है, तो इसमें हमारा जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे परजीवी होते हैं, उनका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन, उनका विनाश हो जाता है। ठीक है, तो कुकिंग रेंडर द फूड सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन ऑफ द डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द टाइफॉइड बासली एंड आल्सो द एग एंड ओवा ऑफ द इंटेस्टाइनल पैरासाइटिस। तो वही इन्होंने बताया है कि कुकिंग जो हमारी होती है यानी कि परजीवी का तो विनाश से हो ही जाता है हमारा, जब खाना पकाने में टाइफाइड बासली जैसे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं, ठीक है, जो टाइफाइड बासली से हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है, तो इंटेस्टाइन्स के अंदर जो हमारे जो पैरासाइटिस यानी कि जो हमारे परजीवी जो होते हैं उनके जो अंडे होते हैं, तो अंडों को नष्ट करने के लिए जो इंसान जो होते हैं वो हमारा कैसा भोजन क्या करते हैं, तो अंडों को नष्ट करने के लिए जो भोजन जो होता है वो तभी मतलब कि इंसान के उपयोग करने के लायक होता है जब सूक्ष्म जीव और परजीवी के जो अंडे होते हैं वो नष्ट कर दिए जाए, नहीं तो वो रोगाणु जो होते हैं वो मानव को यानी कि इंसान को बीमार कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है कि जो पैरासाइट होते हैं स्पेशल मेंटेन मस्ट बी द मेड ऑफ द साइकिल ऑफ द टाइप ऑफ द वर्म्स ऑफ द डिस्ट्रॉयर्स। तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या फिर हमारे जो टाइफाइड बासिली जो होते हैं, एग और ओवा जो इनका होता है इंटेस्टाइनल पैरासाइटिस का, तो इनको नष्ट किया जाता है और स्पेशल इनको मेंटेन इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा मानव भोजन है यानी कि इंसानों के खाने का जो हमारा भोजन होता है वो सुरक्षित हो जाता है, जिसमें हमारा टेप वर्म है या फिर हमारा सिस्टिस है। ठीक है, तो ये भी हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, टेप वर्म आ जाएगा, टेप वर्म के अंदर सारे के सारे जैसे कि हमारे कीड़े मकोड़े मतलब परजीवी जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। और इसमें हमारा सिस्टिसर्सी जो है ये हमारा जरूरत से ज्यादा इन चीजों का उल्लेख जरूर करना चाहिए, यानी कि इसके बारे में जरूर बताना चाहिए, स्पेशल मेंटेन करना चाहिए इन चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो हमारा खाना और मेनली जो ये चीजें होती है ये हमारी किसमें होती है, मांस मछली जो ये चीजें होती है उनके अंदर ये हमारी चीजें ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा जाता है इसमें विटामिन। तो विटामिन में क्या हो जाता है, विटामिन से दैट
that are affected by the cooking are विटामिन B1 एंड विटामिन सी। तो वही विटामिन के बारे में इन्होंने बताया है कि खाना पकाने से विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जब हम खाने को पकाते हैं यानी कच्ची चीजों का सेवन करेंगे तो ये इतना नहीं हमारे खराब होते हैं, लेकिन जब हम पकाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान विटामिन बी और विटामिन सी का होता है। ठीक है, और विटामिन ये जो इसके जो अन्य विटामिन जो है वो नष्ट नहीं होते, यानी कि विटामिन बी और सी का ही ज्यादा नुकसान होगा। जो दूसरे विटामिन होते हैं ना, नॉट डिस्ट्रॉयड, तो दूसरे विटामिन जो है उनको नुकसान नहीं होता, भी नष्ट नहीं होते हैं। तो बी और सी का ज्यादा नुकसान होता है, जबकि सी की जो है वो रेगुलर बेसिस पे जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या हो जाता है, प्रोटीन आर द कम्बुलेटेड बाय द हीट। तो वही जो प्रोटीन होता है वो गर्मी से क्या हो जाता है, प्रोटीन जम जाता है गर्मी के कारण, प्रोटीन कम्बुलेट हो जाता है बाय द हीट, गर्मी की वजह से प्रोटीन जम जाता है। दिस हेल्प इज डाइजेशन, और वो क्या करता है, इसमें इससे क्या होता है, जो पाचन जो होती है उसमें सहायता मिलती है। प्रोटीन हमारा जम जाता है ना, तो इससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम जो होता है उसको हेल्प मिलती है प्रोटीन के जम जाने से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है मतलब कि जब हम खाना बनाते हैं ना प्रोटीन जम जाता है, और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बॉडी में जाता है और सारी की सारा जो डाइजेशन जो सिस्टम होता है ना उसके अंदर हेल्प मिलती है, ये मतलब है इसका। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कलर एंड द टेक्सचर चेंज। तो वही हमारा जो खाने का जो रंग होता है और जो कंसिस्टेंसी जो हमारे खाने की होती है, यानी कि जो बनावट होती है उसके अंदर जो है परिवर्तन आ जाता है। कच्चा खाना आप एक तरफ रखोगे, बना के एक तरफ देखोगे आप उसको, तो उसका रंग भी चेंज होगा, उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। तो फूड से अंडरगो कलर एंड टेक्सचर चेंज ड्यूरिंग कुकिंग। तो वही जो खाना जो पकाने के दौरान जो भी हमारा जो भोजन होता है ना उसका रंग और उसकी जो बनावट होती है वो हमारी बदल जाती है। ठीक है, और क्या होता है उसमें, इसमें पैलेटेबली ऑफ फूड इज इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या हो जाता है, खाना जो है उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। जब हम कच्चा खाते हैं तो अजीब स्वाद होता है, लेकिन जब उसको पका करके खाते हैं, सारी चीजें मिक्स करके उसको अच्छे से कुक करके खाते हैं, तो उसका जो टेस्ट होता है वो हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि स्वाद जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो भाई अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन फूड कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या आ जाता है हमारा कि भाई इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन फूड। तो वही जो हम खाना बनाते हैं तो उसके जो इफेक्ट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। कॉन्स्टिट्यूट होते हैं कि हमारे जो घटक होते हैं खाने के अंदर पाई जाने वाली जो चीजें होती हैं उन पर क्या क्या इफेक्ट यानी कि असर डालते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या हो जाता है, ये एज ए रिजल्ट ऑफ हीटिंग, ठीक है, इन वाटर द स्टार्च ग्रेनुअल्स अब्सॉर्ब वाटर डेवलप ऑफ द इवेंचुअली ब्रश। तो भैया तो इन्होंने पहले भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, उसमें जब हीट होती है यानी कि जब पानी को गर्म करते हैं ना, तो जो पानी जो है वो क्या करता है, वो स्टार्च के जो कण होते हैं पानी सोख लेते हैं। ठीक है, स्टार्च के कण पानी को सोख लेंगे, और पानी के सोखने से क्या हो जाएगा, जैसे ही वो ऑब्जर्व किया जाएगा वाटर के द्वारा वो स्वेल हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। स्वेल हो जाना यानी कि मोटा हो जाना या फूल जाना, और इवेंचुअली ब्रश फिर क्या हो जाता है, वो फट जाता है। ठीक है, तो इससे स्टार्च का क्या बोला जाता है, दिस इज नो ऑफ द जेलेटिनाइजेशन। तो ये स्टार्च का क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि स्टार्च का जेलेनाइजेशन हो रहा है, यानी कि वो वाटर के साथ जो है वाटर के साथ संपर्क में आ रहा है, और वाटर के द्वारा क्या हो रहा है, पानी के जो पानी जो होता है स्टार्च के जो कण होते हैं वो पानी के द्वारा सोख लेते, पानी जो उसको सोख लेता है, यानी कि वो क्या करते हैं, स्टार्च के कण जो पानी को सोख लेते हैं, फिर वो फूल जाते हैं और वो फिर वो फट जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आप भिगो करके रखते हैं तो इस तरीके की चीजें वहां पर होती है, गर्म पानी इनके अंदर डालते हैं तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है इस प्रोसेस का नाम जो है वो स्पेशली हमारा जेलेटिनाइजेशन रखा गया है। और मैक्सिमम जेलेटिनाइजेशन ओकर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो हमारा जो स्टार्च होता है, स्टार्च का जेलेटाइजेशन जो हमारा होता है, इसमें जो तापमान जो होता है वो अवतनाक तापमान हमारा बोला जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हमारा इसका बोला जाता है। तो इसमें दीज आर आल्सो लार्ज ऑफ द इंक्रीज वॉल्यूम। तो इसमें जो हमारा जो भी हमारी वॉल्यूम होती है उसमें काफी जो वॉल्यूम जो है वो हमारी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल कैसे वॉल्यूम बढ़ जाती है, राइस व्हेन इट इज कुक्ड इंक्रीज जेंटली इन बल्क। जैसे कि हम चावल है, चावल को हम पकाते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए चावल को पक जाते हैं तो बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा आप चावल उसके अंदर डालोगे और वो फूल करके बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ब्रश हो जाएंगे। ठीक है, तो बल्क में हो जाएंगे, ग्रेटली इन बल्क, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे चावल। थोड़े से आप डालते हैं थोड़ा सा और वो पकने के बाद ज्यादा उनकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बोला जाता है, जेनेटाइजेशन ऑफ स्टार्च हमारी चीजें बोली जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन हमारा इसमें रहता है, तो प्रोटीन के अंदर जो हमारी चीजें इसमें रहती हैं, प्रोटीन कम्प्लीट एट द 60 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग हार्डनेस एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। तो जो प्रोटीन हमारा होता है तो उसमें 60 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रोटीन तो जम ही जाता है, और उबालने से एल्बुमिन जो होता है, ग्लोबुलिन जो होता है वो कैसा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन का काम क्या होता है, ये तो हमने पिछले उसमें भी पढ़ी है। ठीक है, कि प्रोटीन जो है वो जम जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसके अंदर एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो है वो हमारे सख्त हो जाएंगे। तो दिस कैन बी बेस्ट सीन इन द केस ऑफ एग। और ये जो है ये जब हम अंडे का वो करते हैं ना, यानी कि अंडे के मामले में सबसे अच्छी तरीके से ये चीज हमारी देखी जाती है कि किस तरीके से प्रोटीन जो है वो जम जाता है। तो देखा होगा जब अंडे को हम तवे वगैरह पे या कहीं भी डालते हैं गरम पे, तो उसमें जो ऑमलेट बन जाती है, तो देखा होगा कि प्रोटीन जो है किस तरीके से जम जाता है। ठीक है, तो इसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो है वो हमारा जो है जम जाता है गर्म, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस पर डालने पर। तो ये अंडे के मामले में हमारा ज्यादा देखा जाता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि इफ द एग इज बॉइल्ड फॉर द लॉन्ग टाइम द एल्बुमिन बिकम वेरी
तो अगर यदि अंडे को लंबे टाइम तक उबाला जाए ना, तो एल्बुमिन जो है वो बहुत ही सख्त हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा टाइम तक उसको उबालोगे, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा सख्त भी हो जाएगा। ज्यादा लंबे टाइम तक उबालोगे तो ज्यादा सख्त हो जाएगा। तो देखा होगा अंडे को वैसे ही उबाल करके पूरा ही खाया जाता है, उसका ऊपर का कवर कर जाता है, नीचे का अंदर का जो उबला हुआ अंडा होता है वो बहुत ही सख्त खाया जाता है। ठीक है, तो एल्बुमिन बिकम वेरी तो ये तो हमारा एल्बुमिन जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा सख्त हो ही जाता है। फिर हम देखेंगे फैट्स को। तो फैट दीज आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा फैट होता है वो गर्मी से उस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ज्यादा फैट नहीं होता है गर्मी की वजह से, यानी कि हीट पे जब हम खाना बना रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उससे फैट पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रोटीन पर पड़ता है क्योंकि प्रोटीन जम जाता है। स्टार्च पर पड़ता है क्योंकि स्टार्च में क्या हो जाता है, वो पानी को सोखता है और फिर वो फूलता है और फिर वो फट जाता है। तो ये प्रोसेस हमारा स्टार्च के अंदर होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हीट का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रोटीन के अंदर पड़ता है क्योंकि जम जाता है, और फैट के अंदर किसी प्रकार का असर नहीं होता है। अब देखते हैं विटामिन। तो विटामिन देयर आर सम ऑफ द अनअवॉइडेबल लॉस ऑफ विटामिन ड्यूरिंग कुकिंग। तो वही खाना बनाने के जो हमारा खाना जो हम पकाते हैं उसके दौरान हमारे कुछ विटामिन जो होते हैं उनमें थोड़ी बहुत जो है हानि हमारी देखी जाती है। दिस लॉस ऑफ द कंसिडरेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द थायमिन एंड विटामिन सी। तो इसमें जो थायमिन और विटामिन सी है उसकी हानि जो है वो ज्यादा मात्रा में होती है, बाकी के विटामिन में इतनी जो है हानि हमारी नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि भाई बेकिंग सोडा इज कुकिंग कॉज फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन। तो अगर हम खाने के अंदर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं ना, किसी भी चीज को भी हम गला रहे हैं, इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो जल्दी पक जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेकिंग सोडा अगर हम खाने के अंदर डालते हैं तो फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन, तो सारे के सारे जो विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं बेकिंग सोडा डालने के बाद। ठीक है, तो धीरे पका सकते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकते हैं, प्रेशर कुकर का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप सोडा डाल करके किसी भी चीज में, किसी भी खाने में सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो विटामिन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जाता है मिनरल। दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय कुकिंग। तो भाई मिनरल जो होता है, अगर खाना हम पकाते हैं, हीट देते हैं, तो मिनरल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इफेक्टेड ऑफ कुकिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। तो भाई अलग अलग टाइप का जो हमारा भोजन होता है, तो खाना पकाने की जो हमारे अलग प्रकार की जो चीजें होती हैं, तो उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कुकिंग, अलग अलग जो कुकिंग का जो प्रभाव होता है वो अलग अलग प्रकार से किस तरीके से खाने पर पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है सेरेलेक। तो भाई अनाज आ जाता है, सबसे पहले अनाज पे किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। राइस इज वॉश्ड बिफोर द कुकिंग। तो वही इसमें एक्सेसिव वॉशिंग रिमूव इन द वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल्स। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे चावल होते हैं, चावल को पहले धोया मतलब कि पहले धोया जाता है। खाना पकाने के दौरान अगर हम ज्यादा मात्रा में धोने या पानी में धुलनशील हमारे जितने भी विटामिन और खनिज होते हैं वो निकल जाते हैं। तो पहले कैसे चावल बनाते थे और बाद में जो उनका पानी होता था जिसको मांड बोलते हैं उसको निकाल देते थे। तो उसके अंदर क्या था, जितने भी विटामिन और मिनरल्स जो थे या वाटर सोल्यूबल जितने भी हमारे विटामिन थे वो नष्ट हो जाते थे। ठीक है, इसलिए चावल जो है उसको बनाने से पहले धोना चाहिए, बाद में उसका जो पानी है वो उसके अंदर ही रहना चाहिए, वो निकालना नहीं चाहिए। तो द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग राइस इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वाटर एंड द draining away of the excess of water at the end of the cooking lead to further loss of B group vitamin and minerals. Rice therefore must be cooked with just enough water so that all the water is absorbed at the end of cooking. This is usually 2 or 2.5 times the value of rice. तो भाई इनका कहने का मतलब वही है जो कि मैंने अभी बताया है आपसे, कि भाई अगर चावल जो है वो उसमें जो पानी जो है, मतलब कि ज्यादा पानी पकाने और मतलब कि जब चावल को पकाते हैं तो उसमें हम ज्यादा पानी पकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पानी को निकाल देने से विटामिन डी ग्रुप हमारे जितने भी हमारे विटामिन डी ग्रुप और जितने भी हमारे जो खनिज उसके अंदर पाए जाते हैं तो वो सभी की कमी हो जाती है। इसलिए चावल को उतने ही पानी में पकाना चाहिए जितना कि पकने के अंत तक सारा पानी जो है चावल सोख ले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ज्यादा पानी उसके अंदर नहीं डालना, इतना ही पानी डालें माप करके जितना कि पानी जो है चावल हमारा सोख ले। जैसे कि आमतौर पर हमारा जो चावल की मात्रा 2 या 2.5 गुना हमारा पानी डाला जाता है, यानी कि 1 गिलास अगर आपने चावल लिए हैं तो उसका 1 गिलास लिया है तो आपने 2.5 गिलास उसके अंदर पानी डाल देना। तो ये जो वॉल्यूम होती है ये हमारी सही रहती है चावल को पकाने के लिए। ठीक है, तो सभी अनाज जो होते हैं या फिर हमारा जो इसमें गेहूं का आटा होता है, वीट वगैरह जो वीट फ्लोर जो हमारा होता है गेहूं का आटा, तो वो भी पानी को सोख लेते हैं और पकने के दौरान स्टार्च के कण फूल कर फट जाते हैं। तो जो हमारा गेहूं होता है उसके अंदर तो स्टार्च पाया जाता है, तो वो भी स्टार्च ग्रेनुअल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, फूलते हैं और फिर हमारे फट जाते हैं। तो इससे स्टार्च का जो पचाने का जो प्रोसेस होता है वो तेजी से, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही तेजी से हमारा पूरा अच्छी तरीके से हो जाता है। यानी कि आटे वगैरह की जो चीजें होती हैं, आटे वगैरह में भी अगर ये इस्तेमाल किया जाए, जैसे हम चावल को पकाते हैं, जैसे कि आटे में भी आटे से कुछ भी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, रबड़ी हम जो बोलते हैं, मतलब इस तरीके की अगर हम चीजें बनाते हैं आटे की, तो ये भी इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स वही अपना ग्रेनुअल प्रोसेस करेंगे और जो डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही अच्छा उसका रहता है कम्प्लीटली और सेफली। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाती हैं दालें। तो पल्सेस के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, पल्सेस जो होती हैं, पल्सेस आर रिच प्रोटीन 20 to 25%। तो जो दाल होती है उसके अंदर प्रोटीन जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है 20 से 25%। तो इसके अंदर हमारा
प्रोटीन ही रहता है। दे आल्सो कंटेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टार्च, तो इसके अंदर जो है इसमें जो स्टार्च की मात्रा होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा होता है उसके अंदर और दाल के अंदर और स्टार्च कम होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बॉयल पल्सेस वेरी ऑफ द ट्राउली, दिस डिस्ट्रॉय द एंटीथेरेप्सिन्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देम। तो वही दाल जो है इन्होंने बताया है कि दो दालों को बहुत ही मतलब कि अच्छी तरीके से उबालना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बॉयल पल्सेस वेरी थ्रोली, तो बहुत अच्छी तरीके से दाल को उबालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें जो मौजूद होते हैं हमारे एंटीट्रिप्सिन जो पदार्थ होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है। अगर आप दाल को अच्छी तरीके से नहीं उबालेंगे तो एंटीट्रिप्सिन जो सब्सटेंस है उसके अंदर ही रह जाएगा। दाल को जितना उसके अच्छे से उबालना चाहिए ताकि उसके एंटीट्रिप्सिन सब्सटेंसेस जो है वो हमारे डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है पल्सेस जो है वो हमारी हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में किस तरीके का प्रोसेस हमारा क्या चेंजेस रहते हैं। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आर द प्रेस्ड ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स, द विटामिन ए विच ऑकर इन द फॉर्म ऑफ द कंटेंट्स इन द नॉट अफेक्टेड बाय कुकिंग। तो इन्होंने बताया भी जो हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है हमारी विटामिन और खनिज से भरपूर हमारी पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर हमारे विटामिन और मिनरल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और विटामिन ए विच ऑकर इन द फॉर्म ऑफ द, तो भाई इसमें जो हमारा विटामिन ए जो हमारा पाया जाता है सब्जियों के अंदर जो कि कैरोटीन के रूप में होता है, तो सब्जियों के अंदर कैरोटीन के रूप में हमारा विटामिन ए जो है वो पाया जाता है। तो पकाने से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विटामिन ए जो कि हमारा किसके रूप में पाया जाता है, कैरोटीन के रूप में विटामिन ए जो पाया जाता है उस पर पकाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है, ठीक है। बट द अदर विटामिन नेमली थायमिन है, विटामिन सी आर द पर्टिकुलर डिस्ट्रॉयड बाय द कुकिंग। तो ये तो बताइए भाई कि भाई हम बार बार इसी को रिपीट कर रहे हैं कि जो विटामिन जो हमारा थायमिन होता है या फिर विटामिन सी जो होता है पकाने से ये हमारे थोड़े थोड़े मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आंशिक रूप से ही हमारे नष्ट हो जाते हैं। इनके थोड़ा थोड़ा थायमिन और विटामिन सी जो खाने को ज्यादा पकाया जाता है तो ये हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है। इफ द कुकिंग वाटर ऑफ द ड्रेन्स अवे देयर विल बी द लॉस ऑफ नॉट ओनली विटामिन बट आल्सो मिनरल्स। तो भाई इसमें जब हम खाना जब हम पकाते हैं, यदि पकाएगा जो हमारा पानी अगर निकाल दिया जाए ना जिसमें भी हमने खाना पकाना है, अगर उस खाने का पानी निकाल दिया जाए तो उसमें केवल विटामिन ही नहीं सारे के सारे जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो भी हमारे नष्ट हो जाते हैं विटामिन के साथ साथ, ठीक है। और इसमें आगे हमारा आ जाता है इट इज देयर फॉर ऑफ द रेकमेंडेड दैट ग्रीन लीफ वेजिटेबल शुड बी कुक्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड फॉर द प्रॉपर लेंथ ऑफ टाइम। तो भाई इसके अंदर जितने भी हमारी जो कि रेकमेंड की गई है हमारी जो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं ये सलाह दी जाती है कि हरी पत्तेदार सब्जियों का कम पानी में और थोड़े से उचित समय तक ही पकाया जाए, मतलब कि ज्यादा देर तक उसको ना पकाएं और कम पानी में, जैसे कि पालक है या फिर हमारी जितनी भी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें पानी का इस्तेमाल कम किया जाए और ज्यादा लंबे समय तक भी इनको ना पकाया जाए, ठीक है, उचित समय तक इसको पकाना सही रहता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड फॉर द प्रॉपर लेंथ ऑफ टाइम। तो बेकिंग सोडा शुड नॉट बी यूज ऑफ द हेस्टन कुकिंग। तो भी बेकिंग सोडा जो है वो बिल्कुल भी खाने के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेकिंग सोडे की वजह से क्या हो जाता है सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की वेजिटेबल्स को पकाने के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कई बार जो हार्डर जो हमारी वेजिटेबल्स होती है या चने वगैरह जो होते हैं, कई बार छोले वगैरह जो भिगो के रखते हैं तो इंस्टेंट उनको पकाने के लिए हम सोडे का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे विटामिन और मिनरल्स दोनों को खत्म कर देता है। तो इस तरीके की चीजों का कुकिंग में इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट हमारे इसमें आता है अदर वेजिटेबल्स। तो जो दूसरी हमारी जो सब्जियां होती है वेजिटेबल्स लाइक जैसे कि पोटैटो शुड बी कुक्ड विद देयर आउटर स्किन इंटैक्ट, ठीक है। तो जो हमारी सब्जियां जो होती है जैसे कि हमारा आलू है तो उसको छिलके समेत पकाना चाहिए आलू को, यानी कि आलू का जो छिलका है पहले आलू को पूरा का पूरा वॉश कर ले और फिर छिलके समेत आलू को पकाना चाहिए, ठीक है। दिस रिटेन ऑल ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स कंटेंट इन देम। तो इससे क्या होगा जब छिलके समेत आप आलू को पकाएंगे तो इसमें जितने भी हमारे विटामिन और जितने भी मिनरल है ना वो सारे के सारे हमारे बरकरार रहेंगे, तो उनका जो कंटेंट है वो सही का सही आपको मिलेगा, उसमें से कुछ भी कम नहीं होगा। एज ए रूल वेजिटेबल शुड बी कुक्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर द प्रिवेंट लॉस ऑफ विटामिन एंड द मिनरल्स, दे कैन आल्सो बी कुक्ड बाय द स्टीमिंग। तो भाई जो हमारा आमतौर पर जो जैसे हम पकाते हैं ना सब्जियों को आमतौर पर जैसे भी हम बनाते हैं तो उसमें कम पानी में पकाना चाहिए ताकि विटामिन और खनिज में किसी भी प्रकार का जो लॉस है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लॉस तो होना ही नहीं चाहिए और छिलके के समेत भी वो पकाना है और कम पानी के अंदर भी हमारा वो पकाना है। और इसके अंदर जितने भी जो स्टीम वगैरह अगर होती है तो आलू वगैरह को पकाने के लिए जैसे कि प्रेशर कुकर में सीटी लगवाई जाती है तो इसमें जो कुक किया जाता है तो स्टीमिंग के द्वारा अगर आप इसको कुक करते हैं तो और भी ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो इसमें फिर हमारा क्या होता है इसमें जितने भी विटामिन जो मिनरल्स होते हैं उनकी हानि ज्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है फ्रूट। फ्रूट जो होते हैं हमारे मोस्ट फ्रूट आर ईटन फ्रेश एंड रॉ। तो भाई हमारे जितने भी अधिकांश जो फल होते हैं वो ताजे और हमारे कच्चे ही खाए जाते हैं। दिस मेक दिस विटामिन प्रेजेंट इन, तो इनमें वो जो जितने भी जो विटामिनों का स्तर है वो कम हो जाता है। अच्छा, तो यानी कि कच्चे खाए जाते हैं, अगर आप उनको ज्यादा कच्चा खाते हैं तो उनमें विटामिन का स्तर जो है वो कम होता है। जब वो पक जाते हैं तो पकने के बाद उनके सारे के सारा विटामिन का स्तर जो है वो इंक्रीज होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे।
तो भाई नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि भाई इन्होंने बताया कि फ्रूट इजीली अवेलेबल, तो भाई फ्रूट तो इजीली अवेलेबल तो होते ही हमारे। फ्रूट कैन आल्सो कुक बाय द स्टीविंग, तो भाई इसमें जो हमारे जो फल होते हैं ना, तो उनको उबाल कर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उबाल कर भी पकाया जाता है कुछ फ्रूट्स को। तो हमारे इसमें दिस विल रिजल्ट इज लॉस ऑफ सम विटामिन, पर्टिकुलरली विटामिन सी। तो भाई ऐसा करने से क्या हो जाता है, हमारे जो कुछ विटामिन होते हैं उनमें लॉस हो जाता है, स्पेशली विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है फ्रूट में से, अगर उबाल कर इस तरीके से फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो। नेक्स्ट जो है उसमें आ जाता है हमारा मीट। तो मीट जो होता है उसके अंदर कौन कौन से फैक्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, तो मीट इज कुक्ड इन ए नंबर ऑफ वे, बॉइलिंग, रोस्टिंग, स्टीविंग या फिर हमारे फ्राइंग। तो जो मांस होता है वो कई तरीकों से पकाया जाता है, उबाल कर भी, भून कर भी, ठीक है, और स्टीविंग है वो भी एक उबालने का मेथड होता है, या फिर फ्राई किया जाता है, उसको तला भी जाता है। तो इसमें कौन जो हमारा जो मीट जो होता है ना, द फॉलोइंग चेंज टेक द प्लेस ऑफ द मीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो भाई इसमें जो कुकिंग करने के दौरान, यानी कि जब मांस को जब पकाते हैं तो कुछ इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो चेंजेस क्या क्या आएंगे, कॉम्बुलेशन से ऑफ प्रोटीन इन 60 डिग्री सेल्सियस। तो भाई 60 डिग्री सेल्सियस पर आते क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो कॉम्बुलेट हो जाएगा, क्योंकि मांस और मछली जो होता है उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, तो जब उनको पकाया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, प्रोटीन जो है वो जम जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया देयर इज रेडिकेशन इन वाटर कंटेंट, ठीक है, कंस्टेंटली देयर इज द श्रिंकिंग ऑफ मीट। तो भाई मीट जो है जल की, यानी कि पानी की जो मात्रा की जो कमी हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है हमारा मीट जो है वो, जो है श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। कोलेजन विच इज ए प्रोटीन ऑन द कनेक्टिव टिश्यूज इज चेंज इनटू द जेलेटिन। तो भाई इसमें हमारा क्या रहता है, जेलेटिन जो हमारा रहता है, जेलेटिन क्या है, हमारा एक सब्सटेंस है। तो इसमें हमारा जो कोलेजन होता है, तो कोलेजन एक हमारा जो कनेक्टिव टिश्यूज होता है प्रोटीन का वो है, तो ये हमारा, यानी कि कोलेजन जो है वो क्या है, कोलेजन हमारा जो प्रोटीन जो हमारा रहता है ना, तो एक प्रोटीन है किसका, कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारे रहते हैं उसका प्रोटीन है। कोलेजन क्या है, हमारे जो क्या होता है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनका प्रोटीन जो होता है ना, वो कोलेजन बोला जाता है। तो जिलेटिन में ये हमारा चेंज होता है, चेंज किसमें होगा, जिलेटिन में होगा, ठीक है। वो क्यों होगा, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस किया जाता है मीट के साथ पकाने का जो प्रोसेस किया जाता है, तो उसके अंदर जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनमें पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो जेलेटिन में चेंज हो जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है, नेक्स्ट आ जाएगा इलास्टिन। इलास्टिन में विच इज द आल्सो कंपोनेंट्स और कनेक्टिव टिश्यू इज नॉट अफेक्टेड। तो इलास्टिन जो होता है इसमें जितने भी हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज का एक मतलब कि मुख्य स्रोत है, इसके अंदर जो है इलास्टिन जो है वो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज जो है उसका एक मतलब कि एक घटक हम बोल सकते हैं, कंपोनेंट जो बोलते हैं। तो हमारा घटक ये होता है और इसमें कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट्स होता है इलास्टिन का, कनेक्टिव टिश्यूज, और इसमें किसी इलास्टिन जो होता है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज घटक तो है ही है, लेकिन फर्क किस चीज से नहीं पड़ेगा, कुकिंग करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द फैट ऑफ मीट मेल्ट, ठीक है, और जो हमारा जो फैट इसके अंदर होता है, मांस जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा जो चर्बी होती है वो पिघल जाती है, ठीक है। मांस के अंदर जो फैट पाया जाता है, जो चर्बी होती है वो हमारी मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। देयर इज लॉस ऑफ द मिनरल सॉल्ट इन द कुकिंग वाटर बट दिस वाटर कैन बी यूज्ड एज द सूप ऑफ ग्रेवी। तो भाई इसमें इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा जो इसके अंदर की खाना पकाने से पानी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। पर ये जो पानी होता है ना इसका उपयोग किस चीज में कर सकते हैं, आप सूप या ग्रेवी के रूप में इसको कर सकते हैं। ग्रेवी जब आप बनाते हैं या खाने में जैसे कि सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी किसी चीज भिगो के रखे हैं आपने, चने वगैरह या कुछ भी, या फिर जिसमें सीटी मरवाई है आपने, तो ग्रेवी वगैरह में या सूप बना करके उसको पिया जा सकता है। तो जो हमारा खाने का जो खाना जब हम पकाते हैं तो उसको पहले ही वॉश कर लिया जाता है, उसके बाद जब पकाते हैं तो उसका जो पानी होता है वो फेंकना नहीं चाहिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, इस्तेमाल सूप के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है और ग्रेवी में भी बाद में डाला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं। लॉस ऑफ बी ग्रुप विटामिन स्पेशली थायमिन। तो इसमें जो लॉस है वो किस चीज का होता है, जो हमारा विटामिन बी ग्रुप जो होता है, विटामिन बी के अंदर जितने भी हमारे विटामिन पाए जाते हैं, थायमिन जो होता है विशेष रूप से वो हमारे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो स्पेशल बात है ये मीट के बारे में हमारी बातें हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी हम बात करने वाले हैं मिल्क के बारे में, ठीक है। तो एक पॉइंट है ये हमारा मिल्क यानी कि दूध के बारे में। दूध को अगर हम इस्तेमाल करते हैं खाने में या किसी भी तरीके की हीट पे रखते हैं तो उसमें क्या क्या नुकसान या फायदे हमें होते हैं। तो मिल्क इज हीटेड ए सम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फैट फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम ऑन द सरफेस। तो इन्होंने बताया कि दूध को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी जो ऊपर वाली जो सतह होती है, यानी कि ऊपर जो सरफेस पर जो आता है ना वो वसा की तरह जम जाती है, जिसको मलाई भी बोल देते हैं, ठीक है। तो स्कम हम उसको बोल देते हैं, वो मलाई होती है जो कि हमारी जो सरफेस पर जो फैट जम जाता है जब हम दूध को गर्म करते हैं धीमी आंच पर, तो ऊपर जो मलाई आती है वो एक तरीके का फैट जो ऊपर जम जाता है। दिस मेक इट डिफिकल्ट फॉर स्टीम ऑफ द एसेट। तो ये जो भाप का जो निकलना है वो फिर मुश्किल हो जाता है, यानी कि भाप नहीं निकल पाती है क्योंकि ऊपर जो है मलाई आ जाती है। हैंस मिल्क बॉइलिंग ओवर इजिली।
ठीक है, इसलिए दूध आसानी से उबलकर बाहर गिर जाता है। तो एकदम से फटेगी फिर वो, और एकदम से दूध उबलकर बाहर गिर जाएगा, क्योंकि भाप जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसीलिए मिल्क को जब हम उबालते हैं तो इजीली बाहर गिर जाता है। सम ऑफ द lactobulum sticks to the side of bottom. Prolonged boiling alert of the taste of milk. The cooked flavor is due to burning or the caramelization of the milk sugar. ठीक है, तो इनका कहना है कि भाई सम ऑफ द लैक्टाबुलम, तो भाई कुछ हमारे जो लैक्टाबुलम जो हमारे होते हैं तो वो किनारों और तल में चिपक जाते हैं। तो ये हमारे क्या लैक्टोज वगैरह जो होते हैं, तो लैक्टाबुमिन जो हमारे होते हैं वो कहाँ चिपक जाएंगे, स्टिक साइड एट बॉटम, यानी कि सतह पर भी चिपक जाएंगे, और जो तली होती है उसके अंदर भी देखा होगा नीचे भी जो दूध है नीचे जम जाते हैं, मलाई से जम जाती है, जब उसको उबालते हैं तो साइडों में भी जम जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लैक्टाबुलिन जो होते हैं स्टिक यानी कि चिपक जाते हैं साइडों में और तली के अंदर। प्रोलॉन्ग बॉइलिंग, और लंबे समय तक अगर हम दूध को उबालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इसमें बॉइलिंग अलर्ट द टेस्ट ऑफ मिल्क, तो दूध का जो स्वाद है वो भी हमारा चेंज हो जाता है। द कुक्ड फ्लेवर इज ड्यू टू बर्निंग, और बहुत ही ज्यादा हमारा पका हुआ स्वाद जब वो तो बदल ही जाता है, लेकिन पका हुआ स्वाद जब दूध के अंदर जो शर्करा जब हम हमारी जलती है ना, शर्करा इसमें क्या हो जाता है, शर्करा होता है बर्निंग कैर्बनाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। शुगर क्या है, शर्करा, जिसको मिठास बोल देते हैं दूध की। तो जब हमारी वो जलती है तो उसमें जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है जलने या फिर हमारा कैरामेलाइजेशन के कारण ऐसा होता है। यानी कि दूध को जब और भी ज्यादा मात्रा में लंबे टाइम तक जब आप उबालोगे तो उसमें पका हुआ टेस्ट आएगा, क्योंकि उसके अंदर पाई जाने वाली जो शुगर होती है वो जलना स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है जलने या कैरामेलाइजेशन के कारण ऐसा होता है। तो उसके कारण वो जो टेस्ट होता है वो भी चेंज होता है, और जो शुगर होता है वो भी हमारा बर्न होता है। देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ थायमिन एंड विटामिन सी ड्यूरिंग बॉइलिंग, तो भाई इसमें जो हमारा ये तो हमने देख लिया है कि जो इसके अंदर पाई जाने वाली जो शुगर है, शुगर के जलने या कैरामेलाइजेशन के कारण ऐसा हो जाता है। और जब हम उबालते हैं दूध को तो उबालने के दौरान क्या होता है, थायमिन और विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं कि थायमिन और विटामिन सी जो है, कोई भी खाना है कुछ भी पका रहे हैं तो ये नष्ट हो ही जाते हैं ड्यूरिंग बॉइलिंग। तो मिल्क विद द ऑलरेडी ऑफ द पुअर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी बिकम पुअरर एट द एंड ऑफ बॉइलिंग, तो भाई कुछ तो दूध जो है वो बहुत ही मतलब कि कमजोर सोर्सेज है हमारा विटामिन सी का, यानी कि दूध के अंदर वैसे ही विटामिन सी जो है वो कम पाए जाते हैं, और उबालने के बाद जो रेट है इसके अंदर होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें विटामिन सी का स्रोत भी कम होता है, और उबालने के अंत में और भी विटामिन सी इसके अंदर जो बचे कुचे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। बॉइलिंग डिस्ट्रॉय एंजाइम्स एंड द यूजफुल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, तो भाई इसमें जब हम दूध को यानी कि उबला हुआ जो हमारा दूध होता है उसमें मौजूद जितने भी हमारे एंजाइम होते हैं या फिर जितने भी हमारे काम में आने वाले लैक्टिक एसिड होते हैं या बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। जब हम दूध को उबालते हैं तो इनके साथ साथ ये भी हमारे नष्ट होते हैं, एंजाइम और हमारे लैक्टिक एसिड या बैक्टीरिया जो होते हैं दूध के अंदर वो भी हमारे उबालने से नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ काम की चीजें भी साथ में चली जाती हैं उबालने के साथ साथ। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है एग, तो वही एग जो होता है, एग के अंदर इन्होंने बताया है द एल्बुमिन ऑफ द एग बीइंग ऑफ द फॉर्मुलेट एट द 60 डिग्री सेल्सियस ऑफ द सोलिडिफिकेशन एट द 64 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस। तो वही इसमें एग तो बताइए, एग के अंदर होता है प्रोटीन, और जैसे इसके अंदर अगर प्रोटीन होता है तो उसको गर्म करते ही क्या हो जाएगा, प्रोटीन जम जाएगा हमारा, तो फॉर्मुलेट हो जाएगा हमारा 60 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है, और 64 से 65 डिग्री सेल्सियस पर तो बिल्कुल ही टाइट ही हो जाता है। एट बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एट द एल्बुमिन बिकम कॉड, तो भाई इसके अंदर जो है जो गुला हुआ यानी कि जो हमारा 100% यानी कि 100% जो हमारी 100 डिग्री सेल्सियस जो होती है उसमें एल्बुमिन जो है बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता है हमारा, सख्त हो जाता है। whoever these the little change in the nutrient present the egg, तो हालांकि इसमें जो अंडे में जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं ना उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, बहुत ही माइनर परिवर्तन आता है। मतलब कि अंडे को अगर उबाला बॉईल किया जाता है या फिर हमारा इस तरीके से पकाया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पर और वो टाइट होता है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसमें कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, तो उसका न्यूट्रिशन जो है वो बरकरार रहता है। ठीक है, तो इसलिए वीकनेस को दूर करने के लिए प्रोटीन सोर्सेज के लिए एग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूट है हमारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स या हमारे मीट मांस जिसके अंदर, तो उनके अंदर पड़ने वाले जो इफेक्ट होते हैं हमारे खाने पीने की चीजों पर कुकिंग के कारण, तो ये जो हमारा पूरा टॉपिक था ये कुकिंग को लेकर के ही था, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए। बाय।